हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS6 के आफ्टर ट्रीटमेंट। इसे ईट्स भी बोलते हैं, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसके स्पेयर पार्ट इतने महंगे क्यों आते हैं? तो जब से हमने देखा कि भारत में BS स्टेज लागू हुआ है तब से लेके आज तक हर स्टेज के अंदर BS2 में, BS3 में, BS4 में, BS6 में, BS5 तो स्किप हो गया समय की मर्यादा के हिसाब से। तो इनमें क्या हुआ है कि स्पेयर पार्ट दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या कंपनियां इस तरह के सामान बना के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऐसा करती हैं, या फिर अटपटा सामान बनाओ और बाहर कोई बना ना सके, बेच ना सके, सिर्फ हमारा ही सामान बिके, ऐसा करती हैं? तो ऐसा नहीं है। BS नॉर्म्स जब से लागू हुआ है तब से लेके आज तक गाड़ियाँ उसी की बिकेंगी जो BS नॉर्म्स के हिसाब से प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली गाड़ियाँ बनाएगा। जैसे BS4 में हमने देखा कि साइलेंसर में एक कैटलिस्ट आता था और एक नॉक सेंसर और एक टेम्परेचर सेंसर और एक डोजर। तो उसके बाद BS6 में 4 कैटलिस्ट आने लगे, DOC, DPF, ASC, SCR और ASC। तो इस तरह से, और 2 नॉक सेंसर, एक आफ्टर ट्रीटमेंट के एंट्री पे और एक एग्जॉस्ट पे, और किसी मॉड्यूल में 4 टेम्परेचर सेंसर, किसी मॉड्यूल में 5 टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर ये इस सिंगल मॉड्यूल में एक कम लगता है, 4 लगता है, और जो फ्लेक्स मॉड्यूल आता है उसमें 5 लगता है। तो सामान की संख्या बढ़ने लगी, स्पेयर पार्ट्स की संख्या बढ़ने लगी और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ऐसा क्यों है? तो गाड़ियों में हम देखते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आखिर में इन सब को लाना क्यों पड़ा? BS नॉर्म्स आया, तो अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें और प्रदूषण को नियंत्रित करें तो क्या होगा? इसको हटाने के बाद हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो फ्यूल जला रहे हैं उसमें जो एयर मिक्सिंग करते हैं, हवा को जो मिलाते हैं, उसमें हमें गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरह से एक फ्यूल टैंक लगा है उसी तरह से हमें एक बड़ा ऑक्सीजन टैंक भी लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन टैंक इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो हम वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन गाड़ी में इस्तेमाल करने के लिए एयर क्लीनर के माध्यम से टर्बोचार्जर खींचता है। उसमें वातावरण के अंदर हाइड्रोकार्बन जो जलाना है हमको, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन जो है वातावरण में से लेंगे तो साथ साथ में वातावरण में जितने भी गैसेस हैं वो सब हमारे इंजन के अंदर जलने के लिए आता है। क्योंकि वातावरण में जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% में बाकी गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब वगैरह। तो इस हवा को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो होता क्या है कि इंजन में जब हवा जाती है, फ्यूल जलता है, तो कंबंसन एरिया, पिस्टन के ऊपर का जो खड्डा है वो और हेड के नीचे का भाग जो खाली रहता है, जो खाली भाग है उसे हम कंबंसन चेंबर बोलते हैं। वहाँ पे आग लगने से धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। ये वातावरण में इतना टेम्परेचर नहीं होता है। वातावरण में हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम 56, 57, किसी एरिया में, बाकी 32, 36, कभी 25, 24, 23 ऐसा रहता है। तो माइनस में भी कहीं किसी इलाके में है, तो वो इसीलिए माइनस में भी ज़्यादा माइनस नहीं है। कहीं रशिया में चले जाओ किसी एरिया में तो वहाँ पे आपको -70 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा। अभी जेकोबाबाद करके एक एरिया है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है एनी टाइम एवरेज। लेकिन हमारे इंडिया में भी अगर देखें तो 23 डिग्री से लेके 32, 36, कभी 42 भी गर्मी में चला जाता है, 46 भी चला जाता है और हमारा धुआं निकल जाता है। तो नहीं, गाड़ी का तो निकलता, हमारा भी निकल जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन होता है वातावरण में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इंजन पे टेम्परेचर धीरे पिस्टन के ऊपर वो टेम्परेचर बढ़ते 2000 डिग्री सेल्सियस, 1700 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उस
गर्मी के ऊपर ऑक्सीजन और हमारा जो नाइट्रोजन गैस है वो मेल्टिंग होता है, वो एक दूसरे में मिक्स होती हैं और ये कंडीशन सिर्फ इंजन के अंदर डेवलप होता है, जिससे प्रदूषण बनता है, नॉक्स की कई तरह की गैसेस बनती है और डीजल जलने से हाइड्रोकार्बन भी आता है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो बोलते हैं, कालिख, वो डीजल के जलने की वजह से आता है, क्योंकि डीजल को जिस फ्यूल सप्लाई सिस्टम में हमें इस्तेमाल करना है उसका लुब्रिकेटिंग का काम भी डीजल के अंदर ही सल्फ़र को डाल के होता है। सल्फ़र में उसमें चिकास होती है जिससे हमारे नोज़ल, फ्यूल पंप के एलिमेंट, मतलब हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के पार्ट्स लुब्रिकेटिंग के काम होते हैं। तो डीजल के जलने से हाइड्रोकार्बन आता है और दूसरी गर्मी की वजह से सब गैसेस मिक्स होती हैं, जिससे वहाँ पे नॉक्स और कई तरह की गैसेस बनती हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए इस तरह के अलग अलग कैटालिस्ट अलग अलग मानक में आए हैं। BS4 में सिर्फ SCR था, BS6 में DOC भी आ गया, DPF भी आ गया, ASC भी आ गया। तो DOC जो है डीजल, हाइड्रोकार्बन और ये सबको जो जितने भी गैसेस हैं उनका सिर्फ कंडीशन बनाने का काम करता है। DPF जो है हमारा ये PM कालिख जो होती है उसको रोकने का काम करता है, एक तरह का फ़िल्टर है। और ASC जो है SCR जो है नाइट्रोजन को, नॉक्स को नियंत्रित करने का काम करता है। इस पर यूरिया स्प्रे होता है, वो बचा हुआ यूरिया BS4 में हमने देखा जो निकलता था, तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए ASC लगा है। तो इस तरह से अगर हम आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को हटा दें तो पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें ऑक्सीजन के बाटले लगाने पड़ेंगे। हम डीजल टैंक से ही परेशान हैं, धीरे धीरे डीजल महंगा होता जा रहा है, तो ऑक्सीजन भी उसी हालत में पहुंच जाएगा। 2 टैंक लगाने पड़ेंगे डीजल के, ऑक्सीजन के। तो इसीलिए ये जो वातावरण में से हमारे इंजन में जो गैसेस जाती हैं उसको फिर से उसी रूप में बाहर निकाला जा सके, इसीलिए आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा है। नाइट्रोजन SCR जो है नाइट्रोजन गैस में नॉक्स को कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से जो हम कुदरत से लेते हैं उसे उसी रूप में वापस करना है, बिगाड़ के नहीं करना है, इसलिए इसकी ज़रूरत है। और ये इसीलिए महंगा होते जा रहा है। जिस तरह से एमिशन नॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से इसमें भी सामान पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इसमें पार्ट्स, सेंसर, एक्चुएटर, इसमें एक एक्चुएटर भी लगता है। ये जो मिक्सिंग चेंबर है इसके ऊपर ये जो यूरिया इंजेक्टर लिखा हुआ है ये वाला, वो इस तरह से, तो इसमें पार्ट्स बढ़ते जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी बनाए रखना है, तो उनको महंगा तो होंगे ही। इसीलिए ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में यूरिया के पार्ट्स स्प्रे करने के डोजर, नोज़ल, नॉक्स सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये कैटालिस्ट, ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत महंगे हैं, 6-6, 7-7 लाख रुपए के आते हैं। इसीलिए आप अगर इनको सेफ़ रखना है तो कंपनी के बताए हिसाब से यूरिया इस्तेमाल करें और समय समय से सर्विस पे भी ध्यान दें। रीजनरेशन जो DPF है वो उसी का ही थोड़ा काम निकलेगा, अगर वो जाम होता है तो उसके लिए भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है। सफाई के लिए ऑटोमेटिक, मैनुअल, सर्विस रीजनरेशन, इस तरह के 2-3 प्रकार दिए हुए हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये खर्चे से बच सकते हैं। और कंपनियां कभी भी सामान इसलिए नहीं बनाती, महंगा और अटपटा सामान इसलिए नहीं बनाती, वो ज़रूरत होती है इसीलिए बनाते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाना भी पड़ता है, और तभी गाड़ियाँ पास होती हैं, तभी रोड पे सरकार उनको चलने की परमिशन देगी। इसीलिए ये सामान महंगे आते हैं। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है, अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और थैंक भी भेज सकते हैं। थैंक यू।